दोस्तों, अमेरिका ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर निर्माण से लेकर आरएसएस, मोदी, अमित शाह, नई अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे ब्रिटेन से इजरायल के लिए बुरी खबर। यहूदी अवैध बस्तियों से आने वाले सामान पर पूरी तरह बैन लगाने की तैयारी। क्या बदल रहा है यूरोप का रुख? नेतन्याहू की बड़ी टेंशन। और साथ में आपको बताएंगे नीतीश ने कैसे बिगाड़ा बीजेपी का गणित। बिहार में क्यों नहीं बदले डिप्टी सीएम? तो सब कुछ आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने नई रिपोर्ट जारी कर भारत को फिर कटघरे में खड़ा किया है। रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद ढहाने की पूरी कहानी दोहराई गई है। अयोध्या विवाद के निपटारे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हल्का जिक्र किया गया है और राम मंदिर के निर्माण को 1992 की घटनाओं से जोड़कर पेश किया गया है। हालांकि भारत इन आरोपों को पहले भी पक्षपातपूर्ण राजनीतिक और झूठा आरोप बता चुका है, लेकिन जो नई रिपोर्ट आई है उससे भारत की टेंशन यानी खासकर मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है 2024 में मोदी ने बाबरी मस्जिद की खंडहरों पर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। 1992 में हिंदू भीड़ ने 16वीं सदी की मस्जिद को ढा दिया था, ये दावा करते हुए कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है। इस घटनाक्रम के बाद दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे। अमेरिकी आयोग ने यह टिप्पणी तब की है जब भारत का सुप्रीम कोर्ट 2019 में अयोध्या विवाद पर अंतिम फैसला दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर हिंदू पक्ष का दावा को मंजूरी दी और विवादित स्थल को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। USCIRF की रिपोर्ट इसी फैसले का जिक्र करते हुए लिखती है 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विवादित जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी जो वहां एक हिंदू मंदिर का निर्माण करवाएगा। रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS को भी निशाने पर लिया गया है। USCIRF का कहना है कि संगठन का उद्देश्य धार्मिक परिवर्तन को रोकना, गौ हत्या पर रोक को बढ़ावा देना और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़े संदर्भ हटवाना जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाना है। USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में एंटी कन्वर्जन लॉ का भी जिक्र किया है। लिखा, साल भर में 28 में से 12 राज्यों ने नए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने या मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाने की कोशिश की। इसमें छत्तीसगढ़ के ईसाई पादरी द्वारा जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, असम सरकार ने असम हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल, राजस्थान में लव जिहाद के लिए नया कानून और गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट समेत अन्य मामलों का जिक्र किया गया। USCIRF ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि जून चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण और भेदभावपूर्ण बयानबाजी की गई। पीएम मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो वो शरीयत लागू करेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्र तक में ऐसी कोई बात शामिल नहीं थी। USCIRF पहले भी कई बार भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर चुका है और इस ताजा रिपोर्ट में और भी कई मुद्दों को जगह दी है जो कि भारत के लिए बड़ा झटका है, खासकर मोदी सरकार के लिए। वहीं USCIRF की रिपोर्ट पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, यह रिपोर्ट पूरी तरह से तथ्यात्मक आधार के विपरीत है। मंदिरों को तोड़कर कई मस्जिदें बनाई गई है, फिर भी मंदिर के प्रमाण मौजूद है। हाल ही में संभल में SSI के अधिकारियों पर हमला किया गया, उन्हें सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई। ये रिपोर्ट देश में तनाव बढ़ा रही और उन्हें हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा, मस्जिदों को तोड़कर कई मंदिर बनाए गए। मेरा मानना है कि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है। इस देश में ऐसी सोच को दबाने और विघटनकारी ताकतों को पनपने से रोकने के लिए इस समय एक नैरेटिव युद्ध चल रहा है और अगर ऐसी न्यायिक रिपोर्ट दी जा रही है तो उसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि
या अन्य मामलों को दबाना है। खैर, आप इस रिपोर्ट को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन इजरायल की अवैध बस्तियों से आने वाले सामान पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि इजरायल की अवैध बस्तियों से आने वाले सामान पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार के करीबी सूत्रों ने बताया कि मध्य पूर्व मंत्री हैमिश फाल्कनर ने लेबर पार्टी के सांसदों से कहा है कि ऐसा बैन लगना चाहिए। हालांकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के हाथ में है और वो इस समय तुरंत बैन लगाने के मूड में नहीं दिख रहे। लेकिन माना जा रहा है कि अगर वेस्ट बैंक में नई बस्तियों का विस्तार या ज्यादा हिंसा होती है तो ब्रिटेन ये कदम उठा सकता है। दरअसल 2 साल पहले तक लेबर पार्टी का साफ कहना था कि इजरायल पर कोई बॉयकॉट या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अब ये रुख पूरी तरह बदल चुका है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि बस्तियों से आने वाले सामान पर बैन लगाना ब्रिटेन की आधिकारिक पोजीशन के अनुरूप ही होगा। सांसद एमिली थॉर्नबेरी, जो संसद की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयर है, उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से कह रही हूं कि सरकार को तुरंत अवैध बस्तियों से आने वाले सामान पर बैन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कुछ बसने वालों यानी सेटलर्स और उन्हें सपोर्ट करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन अगर इन्हीं बस्तियों के सामान ब्रिटेन में बिकते रहेंगे तो ये प्रतिबंध बेअसर रहेंगे। फॉरेन अफेयर्स कमेटी की एक रिपोर्ट ने भी ये सिफारिश दी थी कि वेस्ट बैंक की अवैध बस्तियों से आने वाले सामान पर तुरंत बैन लगाया जाए। लेबर सांसद एंडी मैकडोनाल्ड ने भी कहा कि सरकार को पूरी तरह का और प्रभावी बैन लागू करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन अकेले यह बैन नहीं लगाएगा। यह कदम फ्रांस, नीदरलैंड या अन्य देशों के साथ मिलकर उठाया जा सकता है। ब्रिटेन ने पहले भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे के साथ मिलकर कुछ इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाए हैं क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काई थी। सूत्रों का कहना है कि ब्रिटेन अमेरिका की सहमति के बिना ये बड़ा फैसला नहीं लेगा। वहीं लेबर सांसद अब्तिसाम मोहम्मद ने कहा, हर दिन फिलिस्तीनियों को हिंसा, घरों से बेदखली और पूरी बस्तियों के टूटने का सामना करना पड़ता है। अवैध बस्तियों को हम अवैध मानते हैं तो फिर उनसे आने वाले सामान को कैसे अनुमति दी जा सकती है? उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर बहस कराने का समय भी सुरक्षित किया है। कुल मिलाकर ब्रिटेन बहुत जल्दी ये कदम उठाने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बिहार में नई सरकार में भाजपा 2 नए चेहरों को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि एक उप मुख्यमंत्री कोई महिला हो। इधर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम को लेकर भाजपा से अपनी हामी भर दी। अब भाजपा के सामने धर्म संकट ये कि अगर सिर्फ नीतीश कुमार का प्रस्ताव स्वीकार करे तो पार्टी के अंदर एक असंतुष्ट की सुगबुगाहट हो सकती थी। या तो दोनों चेहरे बदले जाएं या फिर दोनों ही रिपीट किया जाए। लिहाजा आखिरी वक्त में यह फैसला लिया गया कि किसी एक को रिप्लेस करने के जोखिम न लेते हुए दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को रिपीट किया जाए। नीतीश कुमार हमेशा भाजपा गठबंधन में किसी एक नेता के साथ अपना मजबूत गठबंधन या कंफर्ट जोन बना लेते हैं। सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की जबरदस्त बॉन्डिंग थी। एक बार भाजपा सुशील मोदी को 2017 में उप मुख्यमंत्री पद से दरकिनार करने की पूरी कहानी तैयार कर चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के नाम पर वीटो लगा दिया। इसके बाद भाजपा को सुशील मोदी के नाम पर मुहर लगानी पड़ी। नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी के साथ कमोबेश वही बॉन्डिंग दिखता है। दोस्तों, नीतीश कुमार आज यानी 20 नवंबर को बिहार के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर 20वीं बार शपथ ले रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।